गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि श्वेत वसन अपराध यानी कि वाइट कॉलर क्राइम और क्राइम, श्वेत वसन अपराध और अपराध में क्या अंतर है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि श्वेत वसन अपराध एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए, सबसे पहले इस टर्म का प्रयोग सदरलैंड ने किया था 1939 में। अमेरिकन सोशियोलॉजिकल काउंसिल की एक मीटिंग में उन्होंने ये बात कही अपनी स्पीच में कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं ये अप्रत्यक्ष रूप से जो समाज को नुकसान पहुंचाते हैं वो श्वेत वसन अपराध की श्रेणी में आता है। इन्होंने एक रिसर्च करी जिसमें अमेरिका के 200 बड़े बड़े उद्योगपतियों का उन्होंने अध्ययन करा और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत करा कि उनमें से 70 उद्योगपति राज्य को, समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से, और वो कानून की परिधि में भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो अपने रुतबे, अपने ओहदे, अपने पैसे के बल पे अपराधी की श्रेणी से बच जाते हैं, समाज के सामने नहीं आते हैं। लोग उन्हें अच्छा समझते हैं क्योंकि समाज में उनकी प्रतिष्ठा है, कोई उन पर आक्षेप नहीं लगा सकता है, और अगर उनके जुर्म के बारे में किसी को कोई जानकारी लग भी जाए तो भी कोई साक्ष्य नहीं जुटा पाता है और उनको कल्प्रिट घोषित नहीं कर पाता है। तो इस तरह के अपराध को सदरलैंड ने श्वेत वसन अपराध यानी कि वाइट कॉलर क्राइम कहा है। अब आज हम बात करेंगे कि वाइट कॉलर क्राइम और क्राइम मतलब अपराध और श्वेत वसन अपराध में एग्जैक्टली फ़र्क क्या है। देखिए, इसमें पहला अंतर है कि वैसे तो अपराध का जो संबंध है वो किसी पर्टिकुलर वर्ग से नहीं होता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब। अगर वो कानून का उल्लंघन करता है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन श्वेत वसन अपराध में क्या होता है, श्वेत वसन अपराध में धनी और प्रतिष्ठित वर्ग कानून का उल्लंघन करता है और कानून के दायरे में भी आने से बच जाता है क्योंकि उसका जो अपराध है वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ होता है। सेकंड पॉइंट है, देखिए, अपराध और श्वेत वसन अपराध में अपराध की जो प्रेरणाएं हैं वो अलग अलग होती हैं। अपराध किसी भी प्रेरणा से प्रेरित हो सकता है, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, व्यक्तिगत, सांस्कृतिक, धार्मिक। लेकिन श्वेत वसन अपराध में जो प्रेरणा है वो आर्थिक ही होती है। उसमें जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है वो अपने आर्थिक फ़ायदे के लिए ही अपराध करता है। थर्ड है, इन दोनों अपराध की कैटेगरी में जो लोग हैं उनकी मनोवृत्तियाँ भी हैं जो अलग अलग होती हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई चोरी, डकैती, राहजनी, किडनैप वगैरह करता है अपराध, तो लोग, जनता उसको तिरस्कार की दृष्टि से देखती है। लेकिन अगर वहीं कोई बड़ा अमीर प्रतिष्ठित व्यक्ति टैक्स की चोरी कर लेता है या झूठे विज्ञापन के आधार पर अपने प्रोडक्ट की सेल बढ़ा लेता है, इस तरह के काम करता है, जबकि जो कि अपराध की श्रेणी में आते हैं, लेकिन तब भी जनता उसको तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखती। नेक्स्ट है, देखिए, अपराध की तुलना में श्वेत वसन अपराध की प्रकृति, मैं इससे पहले भी आपको कह चुकी हूँ कि अप्रत्यक्ष होती है। अपराध में अगर कोई किसी की हत्या करता है या किसी का अपहरण करता है तो जनरली देखा गया है कि उसमें वह स्वयं लिप्त होता है, स्वयं जिम्मेदार होता है। लेकिन श्वेत वसन अपराध में क्या होता है कि अगर कोई किसी की हत्या करता है या किसी के साथ कोई गलत करता है प्रतिष्ठित व्यक्ति, तो वो खुद नहीं करता है, वो किसी से करवाता है, और इस चैनल के थ्रू वो करवाता है कि अगर मालूम भी पड़ जाता है कि उसके पीछे ये प्रतिष्ठित व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है, तो भी उसको साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसमें वो प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, अपराध की तुलना में श्वेत वसन अपराध नियोजित होते हैं और संगठित होते हैं। जैसे कि अपराध कोई अगर करता है तो उसके पीछे उसका कुछ व्यक्तिगत कारण भी हो सकता है, लेकिन श्वेत वसन अपराध में अमूमन यही देखा जाता है कि उसमें संगठित रूप से वो अपराध किया जाता है। जब कई सारे प्रतिष्ठित व्यक्ति एक ही विचार को लेकर, एक ही मनोवृत्ति को लेकर किसी अपराध को अंजाम देना चाहते हैं तो संगठित और सामूहिक रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से उस अपराध को अंजाम देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है,
देखिए, अपराध और श्वेतवसन अपराध में राज्य द्वारा दंड देने की भी जो व्यवस्था है वो डिफरेंट हो जाती है। जैसे कि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो कानून द्वारा उसको पकड़ना और उसको दंड देना कंपैरेटिवली आसान होता है, लेकिन श्वेतवसन अपराध क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, सामूहिक रूप से होते हैं, संगठित रूप से होते हैं, प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं, तो इसमें ये पता लगाना कि उस अपराध के पीछे कौन पर्टिकुलर व्यक्ति है, और अगर मान लीजिए मालूम भी पड़ जाता है कि ये प्रतिष्ठित व्यक्ति है या ये सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस अपराध को अंजाम दिया है, तब भी राज्य द्वारा साक्ष्य जुटा पाना या गवाह इकट्ठे कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अपने रुतबे, अपनी प्रतिष्ठा, अपने पैसे के आधार पर ये जो बड़े लोग हैं ये बच के निकल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, अपराध की तुलना में श्वेतवसन अपराध गोपनीय प्रकृति के होते हैं। इनको बहुत छुपा के किया जाता है, जनता की नज़र से बचा के किया जाता है। बहुत मुश्किल होता है कि पता लग पाए कि आपके साथ या समाज के साथ ये प्रतिष्ठित, ये बड़े व्यक्ति, ये बड़े उद्योगपति कुछ गलत कर रहे हैं। बहुत मुश्किल से जब कोई बहुत बड़ा विसल ब्लोअर कोई बन जाए या कोई ऐसा सच्चा पत्रकार किसी सच की जांच में जुट जाए, तब जाके मालूम पड़ता है कि कोई ऐसा संगठित अपराध किया गया है जो कि जनता के विरुद्ध किया गया है और उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा किया गया है, तब जाके मालूम पड़ता है। वरना ये बहुत ही गोपनीय प्रकृति के अपराध होते हैं, इनको जनरली पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। और लास्ट पॉइंट है इसमें, देखिए, अपराध और श्वेतवसन अपराध में एक ये भी फ़र्क है कि श्वेतवसन अपराध उन्हीं समाजों में होते हैं जो समाज विकसित हो रहे होते हैं, जिनमें समृद्धता बढ़ रही होती है, क्योंकि वहीं पे उच्च और प्रतिष्ठित व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा होती है और फिर वो समाज को या राज्य को या व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाने के लिए संगठित रूप से कार्य करते हैं और गोपनीय और अप्रत्यक्ष रूप से अपराध को अंजाम देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ इन सारे पॉइंट से आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि अपराध और श्वेतवसन अपराध, अपराधी और श्वेतवसन अपराधियों में क्या अंतर है और क्या फ़र्क है। तो आगे अब हम डिस्कस करेंगे कि श्वेतवसन अपराध कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, जनरली श्वेतवसन अपराध जो हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। पहला, जालसाजी। जालसाजी से मतलब ये है कि कपटपूर्ण या झूठे विज्ञापनों या झूठे वादों के आधार पर एक जनता के बड़े हिस्से को आर्थिक रूप से बेवकूफ़ बना लेना, ये जालसाजी है। जैसे मान लीजिए इस तरह की कोई स्कीम्स लॉन्च करी जा रही हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि आपको बड़ा फ़ायदा होगा और उसमें लोग जुड़ रहे हैं और लोगों को जोड़ते चले जा रहे हैं, और अंत में हमको पता चलता है कि वो पूरी कंपनी भाग गई करोड़ों अरबों रुपए का फ्रॉड करके। तो ये जालसाजी है जिसमें आप कोई झूठे वादे करके, झूठे विज्ञापनों के आधार, मतलब झूठे आधारों पर आपसे पैसा ऐंठा जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल ये भी हो सकता है कि कहीं पे भूकंप आया और उस भूकंप में राहत पैकेज बांटने के लिए जनता से अपील की जा रही है कि आप जो है डोनेशन करिए, और जनता जो है वो भी इमोशन में आके डोनेशन करना शुरू कर देती है। लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि वो जो आपने और आप जैसे तमाम लोगों ने जो डोनेशन की वो बाढ़ पीड़ितों तक तो पहुँची नहीं। वो तो जिन्होंने बाढ़ पीड़ितों के नाम पे डोनेशन ली वो सारा पैसा वो खुद खा गए, खुद हजम कर गया वो, और जिन्होंने आपसे पैसे मांगे भी थे वो पूरी कंपनी फ़रार हो गई, वो पूरी एनजीओ फ़रार हो गई। तो ये इस तरह के जो काम हैं ये जालसाजी की श्रेणी में आते हैं, इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा पॉइंट है घूसखोरी। घूसखोरी से आप सब वाकिफ़ हैं कि जो बड़े बड़े पदों पर आसीन लोग हैं, ख़ासकर सरकारी दफ्तरों में, उनका पूरा एक चैनल होता है। जब तक कि उनको रिश्वत की रकम नहीं मिल जाती वो किसी भी फ़ाइल को आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो घूसखोरी का मामला भी एक बहुत बड़ा मामला है जिससे कि ये बच जाते हैं। बहुत कम होता है जब हम न्यूज़पेपर में इस तरह की न्यूज़ पढ़ते हैं कि ये फ़ला अधिकारी जो बहुत बड़ी पोस्ट पे था वो घूस लेते हुए पकड़ा गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ज़्यादातर हमें जो सरकारी दफ्तरों में बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी से लेकर छोटे अधिकारी तक सब घूसखोरी में लिप्त होते हैं, इसीलिए उनको पकड़ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्वासघात और षड्यंत्र। विश्वासघात और षड्यंत्र से मतलब ये है कि कॉन्स्पिरेसी रच के अपना आर्थिक फ़ायदा कर लेना। जैसे कि मान लीजिए कोई दवा की कंपनी है, उसने कोई अच्छी दवा लॉन्च करी और वो दवा की मार्केट में काफ़ी वैल्यू है, लेकिन उसी दवा की एक फ़ेक जो सब्स्टिट्यूशन है वो एक
फेक कंपनी ने लॉन्च कर दी और आप ये समझ के वो दवा ख़रीद रहे हैं कि ये ओरिजिनल दवा है, क्योंकि वो देखने में भी हूबहू सेम है, सब कुछ सेम उन्होंने उसको इमिटेट करा हुआ है और आप उस दवा का सेवन कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। और कई बार ये भी देखा गया है कि उल्टा नुकसान हो रहा है मरीज़ को, लेकिन वो दवा धड़ल्ले से मार्केट में बिक रही है, करोड़ों अरबों की बिक्री हो रही है उसकी, और बहुत बाद में जाके मालूम पड़ता है कि अरे ये तो हमारे साथ जालसाजी हो गई, षड्यंत्र था ये तो इस तरह से और भी बहुत सारे ऐसे केस हैं जो जिसमें हम ये देखते हैं कि जालसाजी और षड्यंत्र के आधार पर भी श्वेतवसन अपराधी जो है वो समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है चोर बाज़ारी और मुनाफाखोरी। चोर बाज़ारी और मुनाफाखोरी से मतलब ये है कि अब एक एग्जांपल आप ये समझ लें कि जब कोई कंपनी कोई दवा नई लॉन्च करती है तो उसके प्रमोशन के लिए वो उसके सैम्पल्स डॉक्टर्स को मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू भेजती है कि वो इन सैम्पल्स के थ्रू जो है उस दवा को प्रमोट करें। और कई बार ये देखा जाता है कि वो सारे सैम्पल्स भी बाज़ार में बेच दिए जाते हैं। या एक इस तरह से भी एग्जांपल ले लें कि जैसे मान लीजिए कहीं पे कुछ जो है जैसे जैसे मान लीजिए ये कोविड की ही प्रॉब्लम को आप देख लें कि इस दौरान जो है बहुत सारी वैक्सीन्स जो हैं, जो जबकि जनरली वैक्सीन्स अब फ्री हैं, बहुत सारी वैक्सीन्स आपने देखा वो पेड पे लगा दी गई। और कई बार आपने ये भी देखा कि वैक्सीन नहीं लगी लेकिन वैक्सीन का सर्टिफिकेट जनरेट कर दिया गया। तो वो कैसे हुआ, उसमें जो भी लोग लिप्त थे उन्होंने पैसा खाया और उस पैसे के आधार पर उन्होंने बगैर वैक्सीन लगाए सर्टिफिकेट्स भी जनरेट कर दिए। तो इस तरह के और भी बहुत सारे मामले जो बड़े पैमाने पर होते हैं, जिसमें जो श्वेतवसन अपराधी हैं उनको बहुत आर्थिक मुनाफा होता है, वो इसी आधार पर इसको करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें तस्करी। तस्करी स्मगलिंग, आप जानते हैं कि टैक्स की चोरी करने के लिए, मतलब आयात और निर्यात में टैक्स की चोरी करने के लिए सामान एक देश से दूसरे देश में पहुंचाना, अपने देश में लाना और उसमें जो है वो फॉरेन टैक्स को इवेट कर देना, ये स्मगलिंग की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा पद का दुरुपयोग। ये भी बहुत देखने को मिलता है कि जो ऊंचे पद पर आसीन है वो अपने पद का दुरुपयोग करके व्यक्तिगत रूप पे फ़ायदा उठाना चाहते हैं और उठाते हैं। और हम देखते हैं कि वो पकड़े भी नहीं जाते क्योंकि उनकी सोसाइटी में बहुत पहचान होती है, बहुत रुतबा होता है, उनका पद ही इतना मजबूत होता है कि पीड़ित व्यक्ति आवाज़ ही नहीं उठा पाता है। तो पद का दुरुपयोग करना भी श्वेतवसन अपराधियों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। लास्ट पॉइंट है इसमें गुप्त व्यवहार। गुप्त व्यवहार से मतलब ये है कि बहुत सारे श्वेतवसन अपराधी आपको सोसाइटी में तो कुछ और दिखते हैं, आपको इस तरह से वो सोसाइटी में व्यवहार करते दिखते हैं कि लगता है कि बहुत ही अच्छे, बहुत ही सज्जन, बहुत ही नेक आदमी है। वो सोशल वर्क भी कर रहे होंगे, चैरिटी भी कर रहे होंगे, लोगों के भले के लिए भी काम करते दिख रहे होंगे, लेकिन उनके कुछ सीक्रेट बिहेवियर्स भी होते हैं जिससे वो सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। उन्होंने जो एक अच्छा चेहरा समाज को दिखाने के लिए बना के रखा होता है वो सिर्फ इसलिए कि कोई भी उनकी उन गुप्त जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं उन पर किसी की भी नज़र न जाए, और अगर नज़र जाए भी तो भी सामने वाले यकीन न कर पाए, क्योंकि उसको तो ये लगे कि नहीं यार ये पर्सन तो बहुत अच्छा है, इसका तो बहुत अच्छे अच्छे काम करता है, ये तो बहुत चैरिटी भी करता है, ये कैसे इस तरह का काम कर सकता है। तो ये देखा जाता है कि श्वेतवसन अपराधी ज़्यादातर दो चेहरा लेकर घूम रहे होते हैं। एक तो वो चेहरा होता है जो बहुत अच्छा होता है, जो समाज के सामने होता है, और एक चेहरा उनका और गुप्त व्यवहार होता है, गुप्त बिहेवियर होता है, जिसके आधार पर वो गलत एक्टिविटीज़ में संलग्न होते हैं। तो श्वेतवसन अपराधी कौन हैं, अपराधियों से ये किस तरह से भिन्न हैं, श्वेतवसन अपराध कितने प्रकार का होता है, ये आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस करा है और उम्मीद करती हूँ कि आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के कंटिन्यूएशन का आगे का पार्ट बनाएंगे, तो ध्यान से देखना मत भूलिएगा। कोई क्वेरी हो आपकी तो आप मुझे कमेंट में लिखिए या मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। थैंक यू सो मच।